अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर मुसलमान आईएएस आईपीएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का आखिर क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके क्षेत्र के जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। दोस्तों, पिछली जो 4 लाइनें मैंने आपको कही और जो मैंने वीडियो में जो भी बताया कि जिहादी कैसे कब्जे करने पर लगे हुए हैं, ये मेरी लाइनें नहीं है, ये लाइनें हैं सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज के मालिक है, मुखिया है। इन्होंने ये बातें कही हैं और ट्विटर पे ये बातें साझा की और उन्होंने ये कहा कि 28 अगस्त रात को 8 बजे ये लाइव शो होगा और वो सारी बातें बताएंगे कि कैसे जामिया के जिहादी आपके क्षेत्र के जिलाधिकारी बनने पे लगे हुए हैं और कैसे इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई एक प्रोमो में। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ, जिसका वीडियो लाइव टेलीकास्ट होने वाला था 28 अगस्त की रात को 8 बजे। लेकिन जामिया के छात्रों ने और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी ने ट्विटर पर ये पोस्ट की कि ऐसी न्यूज़ नहीं डालनी चाहिए, ऐसा लाइव शो नहीं चलाना चाहिए। जिसके बाद आईएएस और आईपीएस के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट होने के बाद भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन तब लिया गया जब जामिया के छात्र हाई कोर्ट में गए, तब हाई कोर्ट ने ये स्टे लगा दिया इस शो पे कि ये ऐसा शो आप नहीं चला सकते। 7 अगस्त तक इस शो पे प्रतिबंध लगाया गया, 7 अगस्त तक इस शो पे स्टे लगा दिया गया। तो आखिर ये जो बातें उन्होंने कही है कि जामिया के जिहादी कैसे आपके क्षेत्र के जिलाधिकारी बनने के बाद कैसे इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, इस वीडियो में हम इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसी बात है या कुछ और बात है और ये ढोंगी बस ढोंग कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ लड़वाने की बात कर रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे बातें की जा रही है और उन लोगों पे ये शक कर रहा है, उन लोगों पे ये डाउट कर रहा है जो इस देश के जिला अधिकारी हैं, जिनके पैरों की धूल भी नहीं है ये, जिनके पैरों की धूल भी नहीं है ये सुरेश चौहान के, और उन पे ये डाउट कर रहा है और उन पे ये शक कर रहा है जो हमारे क्षेत्र को चलाते हैं, जो इस देश को चलाते हैं, जो 18-18 घंटे, जो 16-16 घंटा पढ़ के मेहनत करके यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर करते हैं, जो कि इंडिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है और इसे क्लियर करने के लिए कई लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल। कई लाख बच्चे इस एग्जाम को, इस यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाता है। सिर्फ 850-900 बच्चे उन कई लाख बच्चों में क्लियर कर पाते हैं, लेकिन उन बच्चों की कड़ी मेहनत पर भी ये ढोंगी शक कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में इसका पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यूपीएससी जो कराने वाली जो संस्था है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक ऐसी संस्था है जो हर साल बच्चों को लेती है। किस लिए लेती है? ताकि सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके और हमारे देश को सही ढंग से चलाया जा सके। दोस्तों, आपको एक बात पता होगी कि नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो भी लोग एक्ट करते हैं, जिन लोगों को जो नेता यहाँ पे बनते हैं, आमतौर से सिटीजन्स यानी पब्लिक यही समझती है कि नेता हमारे देश को चलाते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे देश को सही मायने में अगर कोई चलाने वाला है तो यही यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, यही आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारी हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। अगर ये इतनी मेहनत करके आईएएस आईपीएस न बने तो हमारे देश को कोई चलाने वाला नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि नेता जो बनते हैं वो इलिटरेट भी होते हैं, उनकी लिटरेसी उतनी नहीं होती कि हमारे देश को चला सके और उनका माइंड इतना तेज काम नहीं करता कि आखिर किस वक्त क्या फैसला लिया जाए। और सारे फैसले लेने के लिए जो भी रिसर्चेस होती हैं, जो भी फील्ड वर्क होता है, वो सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी करते हैं और नेता बस ये करते हैं कि इनको ऑर्डर देते हैं।
और ये उन ऑर्डर का पालन करके हमारे देश को चलाते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो यही आईएएस और आईपीएस अधिकारी है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे देश को चला रहे हैं और हमारे देश की सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और हमारे देश की कानून व्यवस्था भी यही बनाए रखे हैं। यानी कि पूरे देश की कानून व्यवस्था, सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना सब इन्हीं की जिम्मे है और यही कराते हैं। और इन लोगों पे ये शक कर रहा है, ये सुरेश चौहान के ये शक कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि ये जो यूपीएससी जो कराने वाली संस्था है, इसमें आपको बता दें कि जितने भी चेयरमैन हैं और जितने भी मेंबर हैं वो उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। तो ये कैसे, ये कह रहा है कि बैकडोर से एंट्री कराई जा रही मुसलमानों की, यानी मुसलमानी फर्जी बन रहे आईएएस आईपीएस। इस देश को बर्बाद करने के लिए मुसलमान दरअसल में यूपीएससी क्लियर नहीं कर रहा है, बस उसे बैकडोर से एंट्री दी जा रही है। और ये जिहादी के नाम पर कह रहा है कि जिहादी कलेक्टर बन रहे हैं, यानी कि जामिया के जिहादी आपके क्षेत्र के कलेक्टर, आपके क्षेत्र के अधिकारी बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यूपीएससी के चेयरमैन का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार, हिंदू। मेंबर श्री भीम साई, दूसरे मेंबर एएस भोसले, तीसरे मेंबर सुजाता मेहता, चौथी मेंबर मनोज सोनी, पांचवी मेंबर स्मिता नागाराज, छठवें मेंबर एम सत्यावती, सातवें मेंबर भारत भूषण, सातवें मेंबर यानी आठवें मेंबर टीसी आनंद। इसमें से आपको कोई भी मुस्लिम का नाम मिला तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आईएएस आईपीएस अधिकारी जो मुस्लिम बन रहे हैं, अगर आप उन पर शक कर रहे हैं, अगर आप उनको जिहादी बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनको जिहादी बता रहे हैं। ये चेयरमैन है, ये यूपीएससी के मेंबर है, ये यूपीएससी कराने वाले हैं, ये क्वालिफाई कराने वाले हैं, ये एग्जाम कराने वाले हैं, ये हिंदू हैं। तो जब ये नहीं मान रहे हैं कि वो जो यूपीएससी बंदा क्लियर करके जा रहा है जो मुस्लिम है, जब ये चेयरमैन और ये मेंबर नहीं मान रहे हैं जो कि ये एजुकेटेड पर्सन है, ये वेल एजुकेटेड पर्सन्स हैं, ये वेल एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं और ये इतने एजुकेटेड हैं कि आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस सुरेश चौहान के की तरह पागल और मंद बुद्धि नहीं है। ये अपनी मेहनत के बल पर और अपने एजुकेशन के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं और ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बच्चा आईएएस और कौन सा बच्चा आईपीएस अधिकारी है, उसके मेहनत के बल पर। यानी बच्चे ने जो भी एग्जाम दिया, जो भी मेहनत की, जितने भी मार्क्स आए हैं, इसमें कोई भी दोस्तों भेदभाव नहीं होता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इस यूपीएससी के एग्जाम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सबको उसके सक्सेस के आधार पे, उसके मार्क्स के आधार पे आईएएस और आईपीएस और आईएफएस जैसी पोस्ट दी जाती है। और ये भड़वा आज उनके ऊपर शक कर रहा है और देश में मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो ये कह रहा है कि अगर आपके क्षेत्र के जिलाधिकारी यानी कि जो जिहादी हैं और कई संख्या बढ़ रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है यूपीएससी में, तो आपको सबसे पहले बता दें कि 2019 के बैच में जो 2020 में जिसका रिजल्ट आया यानी 2019 का बैच, उसमें 829 यानी 829 कैंडिडेट सक्सेस हुए हैं, यूपीएससी क्लियर किया है, जिसमें 42 केवल मुस्लिम है। केवल 42 बच्चे मुस्लिम हैं और जिसमें केवल एक ही बच्चा ऐसा है जिसका नाम है सपना नजरुद्दीन। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है जो केवल टॉप 100 लिस्ट में आया और बाकी तो 100 रैंक से ऊपर आया है बाकी लोगों का। और सिर्फ 42 बच्चे ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं और जिन्होंने 829 बच्चों में 42 बच्चे यानी केवल 5% ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है 2019 के बैच में। और हमारे देश की जनसंख्या में मुसलमानों की भागीदारी यानी हमारे देश का कुल जनसंख्या का 16 से 17% मुस्लिम है, जिसमें से केवल 5% यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि हमारे देश की जनसंख्या का 16-17% मुस्लिम है और यहाँ पे 2019 के बैच में यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो सक्सेस हुए हैं उनका केवल 5% यहाँ पे मुस्लिम है। तो जब हमारी जनसंख्या में 15% मुस्लिम हो सकते हैं तो हमारे यूपीएससी क्लियर करने वाले 5% क्यों नहीं हो सकते हैं, जिनको तो 15% होना चाहिए, लेकिन ये 5% हो रहे हैं जो कि बहुत ही कम है, 10% कम है। अभी भी इनको 10% और ग्रोथ करने की ज़रूरत है। ये अभी भी अपने पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में पीछे हैं और ये अभी भी खुल के आगे नहीं आ पा रहे हैं और ये अभी भी खुल के गवर्नमेंट जॉब में, सिविल सर्विसेज में नहीं आ पा रहे हैं। इनको अभी भी और ग्रोथ कराने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि 2018 के बैच में जिसमें 759 बच्चे सक्सेस हुए थे, जिसमें केवल 28 बच्चे ही मुस्लिम थे और जो कि 4% थे। 2017 और 16 के बैच में 50-50 मुस्लिम आए थे। उसके पहले 2012, 13, 14, 15 के बैच में 30, 34, 38 और 36
क्रमशः रेस्पेक्टिवली 30, 34, 38, 36, जो कि केवल 3 से 4% ही बच्चे ऐसे रहते थे जो कि यूपीएससी क्लियर करते थे, जो कि मुसलमान रहते थे। हमारे देश की जनसंख्या का जब 15% मुस्लिम रह सकते हैं तो हमारे देश में यूपीएससी क्लियर करने वालों का 5% क्यों नहीं रह सकते हैं? इनको तो अभी 15% जब ये हो जाएंगे तब तुम्हारे आंखों में कितना चुभेगा। अभी तो ये केवल 5% है, अभी इनको 15% करना है और 15% होंगे इंशाल्लाह, और इनको होना भी चाहिए। क्यों नहीं होंगे भाई? जब हमारे देश की जनसंख्या का 15% हो सकते हैं तो 5% क्यों नहीं हो सकते? और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2001 तक हमारे देश की जनसंख्या का 14% मुस्लिम थे, लेकिन 2001 तक हमारे देश में यूपीएससी सक्सेस करने वाले, यूपीएससी क्लियर करने वाले, यूपीएससी क्रैक करने वाले केवल 3% रहते थे। उसके बाद 2011 तक सेंसर बोर्ड के अनुसार 13.43% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी क्रैक करने वाले केवल 3.46% ही बच्चे थे यूपीएससी एस्पिरेंट मुस्लिम के। टोटल अगर आपको बताना चाहे दोस्तों 2014 तक की बात आपको बताना चाहे तो आईएएस अधिकारी हमारे देश में 4619 थे और आईपीएस अधिकारी 3798 थे। और उसमें से मुस्लिम कितने थे दोस्तों? मुस्लिम केवल थे 153 आईएएस अधिकारी थे और 139 आईपीएस अधिकारी थे। 4,500 के आईएएस अधिकारी में 153 अधिकारी अगर मुस्लिम के नहीं होंगे तो कितने होंगे? इतने आपको चुभ रहे हैं। उसके बाद और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर ये इस बिना पे ये कह रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस फील्ड में यानी यूपीएससी फील्ड में अगर मुस्लिम आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये जिहादी बन के आ रहे हैं और ये देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं और ये मुस्लिम को सपोर्ट करने पे लगे हुए हैं, ये जो भी कह रहे हैं। इनको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, इनसे पूछा जाए तो इनके पास शायद जवाब ना रहे, लेकिन मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे 1947 में। उसके बाद कई ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर बने दोस्तों जो मुस्लिम थे, जैसे कि हुमायूं 1963 में बने, फखरुद्दीन अली अहमद 1966 में बने। तो क्या आप इन सबको भी जिहादी कहेंगे? ये सब एजुकेशन मिनिस्टर बने। उसके बाद अगर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं सैयद अता हसनैन, जो कि 1974 से 2013 तक लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं हमारे देश के। तो क्या ये इनको भी जिहादी बताएंगे? उसके बाद और बताना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का शायद आपने नाम सुना हो, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल से भारत के आज़ाद होने बाद तक ब्रिगेडियर थे, यानी 1912 से 1948 तक इन्होंने अपनी सर्विस की है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जिन्होंने इंडो पाकिस्तान वार लड़ी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी, मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर। तो ऐसे ऐसे लोग मुसलमान हैं जो कि अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे और देश के लिए आगे आते हैं। जो भी आज आईएएस आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं उनका सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और जब ये सारा क्वालिफाई करते हैं तब वो एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं। इतनी मेहनत के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी ज़्यादा पढ़ाई के बाद, 18 घंटे पढ़ने के बाद अगर कोई आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनता है और आप उसकी भावना पे शक करते हैं, आप उसके काम पे शक करते हैं, आप उसे जिहादी बताते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो केस होना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे सोच चलाते हैं। और जो हमारे देश को चलाने वाले के ऊपर, जो हमारे देश के आईएएस आईपीएस अधिकारी जिनको अगर खरा सोना कहा जाए तो कम नहीं होगा, जो हमारे देश के डायमंड हैं, उनको आज ऐसी बातें कही जा रही है। जिनको आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, उनको आज ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। अगर ये सिविल सर्विसेज में आने की वजह से मुसलमानों को जिहादी बता रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके जाकिर हुसैन 1967 में, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में, अब्दुल कलाम 2002 में। ये ऐसे प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया और जिन्होंने मिसाइलें बनाई और तुम्हें इंडिया को, भारत को ऐसी मिसाइलें दी जिसका भारत आज बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे पहली मिसाइल के रूप में मिसाइल मैन कहे जाने वाले 2002 में बने थे अब्दुल कलाम। ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे मिसाइल मैन हमने दिए हैं दोस्त, हमने दिए हैं। और तुम आज हम ही को गद्दार बता रहे हो, आज हम ही को जिहादी बता रहे हो, आज इन्हीं आईएएस और आईपीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तुम जिहादी बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? देश की रक्षा करने वालों को आज तुम जिहादी बता रहे हो। आज तुम उनको धर्म के नाम पर बांट रहे हो
और ये कह रहे हो कि हमारी यूपीएससी जो संस्था है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो धोखा खा रही है, उसको तुम गलत बता रहे हो। ये कह रहे हो कि यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है, जो भी कंडक्ट कराती है, वो बैकडोर से एंट्री कराती है मुस्लिमों की। तुम यूपीएससी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम हमारे देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम कराने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम हमारे देश की जो संस्था चली आ रही है 1926 में, जिसको पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने संस्थापित किया था, और यूपीएससी तभी से हो रही है, और तब से आज तक यूपीएससी पर, हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी पर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं पैदा हुआ, और आज तुमने उंगली उठाई है। तुमने ये कहा है कि हमारे यूपीएससी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसमें तुम ये कह रहे हो कि मुसलमान बैकडोर से एंट्री लेते हैं, तो आज मुसलमान की आबादी जब 15% है, तो वो केवल 5% ही क्यों आईएएस आईपीएस अधिकारी बन पा रहे हैं। जब बैकडोर से एंट्री हो रही है, तो 829 में 850 में केवल 5% यानी 42 से 45 लोग ही, 42 से 45 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही क्यों मुस्लिम रह रहे हैं। 5% अगर यूपीएससी क्रैक करने वाले केवल मुस्लिम हैं, उनको तो 15% होना चाहिए। अगर तुम इस बिना पे कह रहे हो कि ये ज़्यादा हो रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं हो रहे, ये अभी भी कम है, और इनको 850 में कम से कम 200-300 होना चाहिए, और ये आज 50 का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी ने सुरेश चौहान के खिलाफ बातें कही है, और कई पुलिस वालों ने भी सुरेश चौहान के खिलाफ पोस्ट की है। और सुरेश चौहान को दोस्तों आरएसएस का भक्त है, वो सावरकर का भक्त है, और उसने ये कहा कि जब सावरकर की किताब छपने से पहले उसके ऊपर रोक लगाई गई थी, तो आज जब मेरे शो पर रोक लगाई गई है तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और सावरकर के बराबरी मेरी हो गई है। अरे देशद्रोहियों, तुम सावरकर जैसे देशद्रोही ही रहोगे। जैसे सावरकर ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, वैसे तुम आज देश का कत्ल कर रहे हो। जैसे सावरकर ने देश के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ मिलकर रहा, वैसे आज तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, और तुम आज देश को बांटने पे लगे हुए हैं। ऐसे ही लोग आज हमारे देश को बांटने पे लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारे देश में दंगे फसाद होते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी कोर्ट से अपील है, हमारी सरकार से अपील है, हमारी पुलिस वालों से अपील है, और हमारी यहाँ इंडिया के लोकतंत्र से अपील है, हमारी इंडिया की कोर्ट से अपील है, हमारी इंडिया की जजों से अपील है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।